औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सायरा होमियो से सबसे पहले बात ये करते हैं कि बराए मेहरबानी सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब बरता जाए। ये जो लेक्चर दिए जाते हैं या गाइडलाइंस दी जाती है, ये उन दोस्तों के लिए होती है जो अभी प्रैक्टिस शुरुआत कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके लिए ये हिंट्स वगैरह दिए जाते हैं या ये मेडिकल गाइडलाइन जो है वो उनके लिए दी जाती है। जो पेशेंट हैं बराए मेहरबानी उन्हें चाहिए कि अपने इलाके के जो अच्छे होमियो प्रैक्टिशनर हैं वो उनसे रब्ता करके ना मेडिसिन इस्तेमाल किया करें। डॉक्टर साहबान जो भी आपके मर्ज को मद्देनजर रख के जो मेडिसिन आपको तजवीज़ करें, उसी मेडिसिन को ही आप इस्तेमाल करें और उन्हीं के मशवरे पर अमल करके अपने आप को सेहतयाबी की तरफ लेके जाएं। बराए मेहरबानी मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बुखार। बुखार तो वैसे एक अलामत होती है, किसी भी बीमारी की सूरत में बुखार हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपका गला खराब है तो साथ में आपको टेम्परेचर होगा। अगर आपको नमूनिया है तो साथ में बुखार होगा। अगर आपको टाइफाइड है तो साथ में बुखार होगा। बीमार जो भी होता है उसकी बीमारी की मुख्तलिफ अलामात में से एक अलामत जो होती है वो बुखार होती है। लिहाजा बुखार को जब भी ट्रीट किया जाता है सिम्टम के तौर पर ट्रीट किया जाता है। देखा जाता है कि मरीज में कॉजेटिव फैक्टर क्या है, मतलब बुखार की वजह क्या है। जैसे कि मैंने पहले भी बयान किया, अगर आपका गला शदीद खराब है तो आपको साथ में बुखार होगा, तो आप गले की ट्रीटमेंट करेंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। अगर टाइफाइड की अलामात हैं तो आप टाइफाइड को ठीक करेंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर मलेरिया है तो मलेरिया को आप ट्रीट करेंगे तो बुखार आपका ठीक हो जाएगा। इसी तरह और दूसरी इंफेक्शियस डिजीजेज है जिनकी वजह से बुखार होता है। मगर आज जिस बुखार को मैं मौजूए बहस बनाने लगा हूं या जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं वो है बुखार टेम्परेचर ऑफ अननोन काज या अननोन रीजन, जिसके बारे में ये जो इन दिनों बुखार हो रहा है, हम बार बार मेडिसिन भी रिपीट करवा रहे हैं मगर मरीज जो है वो शफायाबी की तरफ नहीं जाते। और टेम्परेचर भी हाई ग्रेड फीवर होता है, मसलन 102, 3, 4 फ़ारेनहाइट तक बुखार हो रहा होता है। साथ में मरीज को शदीद सर दर्द होता है। इधर मेडिसिन रिपीट करते हैं या मुख्तलिफ पेशेंट जो डेली हमारे पास विजिट कर रहे होते हैं, मोस्टली तो वो आ रहे होते हैं जिन्होंने 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल की होती हैं और वो दवाई खाते हैं। जितनी देर तक उनकी एसिटोमाइनोफिन यानी कि पैरासीटामोल या ब्रूफन वगैरह का असर रहता है तो उतनी देर के लिए उनकी अलामात रफा रहती हैं, दूर रहती हैं उनसे, या वो रिलीफ महसूस करते हैं। जो ही दवाई का दौरानिया खत्म होता है तो बुखार फिर से हो जाता है। मरीज बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए मैंने कहा कि आज थोड़ा सा टाइम मुझे मिला है तो दोस्तों के साथ इस बात को शेयर किया जाए, इसकी गाइडलाइंस को। बात करें तो अलामात में मरीज को हाई ग्रेड फीवर होता है 102, 3, 4 फ़ारेनहाइट तक। सर्दी का एहसास होता है, खांसी होती है, सर में दर्द हो रहा होता है और बाज को तो वो जो है साइनोसाइटिस की अलामात भी आ रही होती हैं। तो इस अलामात को मद्देनजर रखते हुए हम इन दिनों सबसे पहले अगर मरीज
एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करके आ रहा है तो नक्स की एक डोज लगाते हैं 1 mg की। अगर होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करके आ रहा है तो एलोज 200 की एक खुराक इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बाद ट्यूबर 1 mg की एक खुराक, इसके बाद मलेरिया ऑफ की 1 mg की एक खुराक, इसके बाद डेंगू 1 mg की एक खुराक, इसके बाद डेंगू के बाद जो है ना वो इस्तेमाल करवाते हैं चाइना सल्फ CM की 3 खुराकें, इसके बाद बपटेशिया CM की 3 खुराकें, इसके बाद आर्सेनिक एल्बम 30 जो है ना बपटेशिया CM की हर एक खुराक के बाद, मसलन एक खुराक लगाते हैं हम बपटेशिया CM की, उससे आगे अल्टरनेटिव कर देते हैं आर्सेनिक एल्बम 30 की एक खुराक, इसके बाद बपटेशिया CM की एक खुराक फिर देते हैं और उसके बाद आर्सेनिक एल्बम 30 की एक खुराक, फिर एक बपटेशिया CM की खुराक, उसके बाद आर्सेनिक 30 की एक खुराक लगाते हैं। यानी कि बपटेशिया 1 नंबर पे लगा दी, उसके बाद आर्सेनिक एल्बम 30 की एक खुराक लगा दी, फिर बपटेशिया CM की एक खुराक, उसके बाद आर्सेनिक 30 की एक खुराक, उसके बाद बपटेशिया CM की एक खुराक और उसके बाद जो है वो आर्सेनिक एल्बम 30 की एक खुराक। और इस मेडिसिन को रिपीट कर रहे होते हैं हम, डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स कंडीशन, मरीज की हालत के ऊपर। अगर बुखार बहुत ज्यादा तेज है, मरीज की अलामात में शिद्दत ज्यादा है, तो ये 15-15 मिनट के बाद ही बिल तरतीब ही इस्तेमाल कराई जाती है। अगर मरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो यही अद्वियात जो है आधे घंटे बाद इस्तेमाल कराते हैं, फिर नेक्स्ट डे आधे घंटे से वक्फा बढ़ा के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज बेहतरीन तरीके से ठीक हो जाता है। ग़िज़ा में बात करें तो दूध में शहद डाल के इस्तेमाल करवा रहे होते हैं और साथ में खजूरों का इस्तेमाल करवाते हैं। इससे मरीज की जो कमजोरी और नकाहत है वो भी ठीक हो जाती है। अगर इसके साथ साथ मरीज को डिहाइड्रेशन हो जाए तो ORS का इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है, या इलायची, दालचीनी, सौंफ वाला जो होममेड ORS की कंपोजिशन है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। और अगर कुछ दोस्त इसे इस्तेमाल ना करना चाहें तो चाइना 30 या 200 जो है ना वो TDS इस्तेमाल करवा दें आपका मरीज बेहतरीन तरीके से ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये गाइडलाइन आपको अच्छी लगी होगी और आप ये अपने क्लिनिक पर अप्लाई करवाएं। इंशाल्लाह ताला आपको इस गाइडलाइन से, इस प्रोटोकॉल से आपके पेशेंट्स को काफ़ी मुफीद फ़ायदा होगा और आपकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी इम्प्रूव होगी। अगर आप कोई तजावीज़ या आरा देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए करें कि नेक्स्ट लेक्चर, या अगर आप कोई चीज़ महसूस करते हैं कि इसके बारे में होनी चाहिए तो इंशाल्लाह कोशिश करके टाइम निकाल के मैं उसके बारे में आगाही दूंगा। अल्लाह हाफिज़।